उसको ज्यादा लेके दे रहे हैं, तो दे हैव अ मोर से इन डिसीजन मेकिंग. सो व्हाई आई एम शोइंग दिस डेफिनेशन द बिगिनिंग, ये जो हमारा एटीट्यूड है ना अबाउट द एचआर, कि we are there to just perform and we're just there to do activities are important. जिस ताहिर साहब ने कहा, you cannot achieve the impact without having a attraction, retention, development, but only having these activities is not enough. क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए क्यों पूछा था कि आप इतने पैसे होंगे, आई एम श्योर मैं अगर 10 लोगों से सवाल पूछूं तो 10 के 10 मुझे ये जवाब देंगे कि हम उस जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पर रिटर्न हो. इट मीन्स कि जब हम कहते हैं ना सेठ, तो हम में से हर आदमी सेठ है. हु इज सेठ? हु इन्वेस्ट मनी टू गेट मनी. अंग्रेजी में उसको शेयर होल्डर कहते हैं, उर्दू में आम अल्फाज में उसको शेयर होल्डर. तो ईच वन ऑफ अस सेठ, and I can assure you there is nothing wrong in being a Seth as long as you're doing it in a legitimate way. You're not doing any illegal means, you're making money with the help of a genuine process. तो आपने ये देखना है कि यार अगर हम HR में जाते हैं, हमें एक कॉन्फ्रेंस में यूनिलीवर की हेड ऑफ HR हैं जो अभी शफक जावेद, जो अभी पेप्सिको में, वो कहती हैं जब मैं हायर हुई तो मेरे से हेड HR ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि आपका पर्पस क्या है. तो मैंने वही HR पढ़ के आई थी, अच्छी बुक्स जो बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें तो थी. मैंने कहा कि वही बात है कि एम्प्लॉय को लुक आफ्टर करना है. उसने कहा यस वो करना, बट लीडिंग टू व्हाट? यू आर देयर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. फिर उसने कहा, मुझे हेड HR ने मेरे से ये कहलवाया कि यू आर देयर हियर टू मेक मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट just here for performing activities. So we need to change our attitude. We need to think about, yes, we are there to look after employees, we are there to engage them, we are there to entertain them, but the organization has to sustain. Organization has to perform, and the organization can only perform if the employees perform. When they perform, organization would be sustainable, it would stay, it would exist, and if it exists, we can have promotions, we can have increments, all sort of stuff can be there. So this is something which is attitude about the HR. I don't want to go into it details. I respect everyone viewpoint. दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है हमें देखने के लिए कि यार HR के अंदर जब हम कोई काम करते हैं तो how do we present our work? अगर मैं आपसे पूछूं कि P&L स्टेटमेंट, ठीक है, और एक टर्नओवर रिपोर्ट बनती है, तो क्या उस टर्नओवर रिपोर्ट को इतनी सीरियसनेस के साथ या इतनी इंपॉर्टेंस के साथ देखा जाता है जितना वो प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है? यस और नो? आई वांट टू हियर योर पर्सपेक्टिव वेरी ब्रीफली. जी सदाकत. नो सर, नो, नहीं देखा जाता. क्यों? ये भी बता सकते हैं कुछ आपका क्या व्यू है? क्योंकि हमने शायद अभी तक वो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी को, उसको रियल टर्म में अपना सेट मानते हैं जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन हम शायद एम्प्लॉइज को उस लेवल से, जैसे आपने भी कहा कि लिप सर्विस के लिए तो हम एसेट कहते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, उस तरीके से छोटा सा फ्रेमवर्क शेयर करता हूं चूंकि आए वक्त. अब आप ये देखें कि आपके पास एक छोटी सी टर्नओवर है, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके दो व्यूज होते हैं. एक को कहता है थर्मोमीटर की तरह यूज करें, एक होता है थर्मोस्टेट. तो आपको पता तो है ना थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में फर्क क्या होता है, ये तो आपको बेहतर मेरे से पता होगा. अगर कोई नहीं तो मैं रिपीट कर दूं. थर्मोमीटर ऐसी चीज होती है जो स्टैटिक होती है, आप देख सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो होता है वो होता है. थर्मोस्टेट में आप बटन को अप रखना है, डाउन रखना है. अब आपने ये देखना है कि यार हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, it has a huge potential, and this potential I have physically worked with the companies. आज से 3 दिन पहले एक कंपनी सर्टिफाई हुई जर्मनी में based on the standard, and you know what's the worth of the company? 269 billion euros. 269 billion euros, and they're using this framework. I worked with Angro, few other companies. And we have helped them to use this work. सिर्फ अपने एटीट्यूड को चेंज करना, जो ट्रेडिशनल एटीट्यूड से बाहर आना है. वो क्या है कि आपके पास इसको मैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन बयान करता हूँ आपको. देखें, जब कोई अगर आपके पास परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाता है, आई वांट योर एंगेजमेंट, प्लीज पार्टिसिपेट फुली. तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ब्रॉडली, डिटेल में ना जाइएगा, मुझे सिर्फ अपना ओपिनियन बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन को एक आपके पास ताहिर साहब एक अच्छा परफॉर्म एम्प्लॉय चला गया, सादे अल्फाज में विदाउट गोइंग इनटू कैलकुलेशन, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या लॉसेस होंगे या क्या कुछ हो सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं, एक एम्प्लॉय चला जाता है और उसकी जगह हम कोई नया एम्प्लॉय रखते हैं, तो उसका हायरिंग का प्रोसेस, उसकी हायरिंग की कॉस्ट, उसकी सारी टाइम, उसके बाद हम उसको बिठाते हैं लाके, तो 400% हमारा लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हर वक्त पैसे नहीं होते, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी के साथ होती है कि उस सीट पे बैठ के उस बंदे ने जो अपना रोल परफॉर्म करना है, वो 400% उसको लॉस हमें बेयर करना पड़ता है। फिर हम नया बंदा रखते हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, उस कल्चर में लाने के लिए उसको एक ह्यूज टाइम लगता है। तो इसके अलावा और बहुत सारे लॉसेस होते हैं, we can have a number of lists. So many losses, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छा एक बूस्ट दे दिया डिस्कशन को। पॉइंट इज कि ये जो हम आपने लॉसेस की बात की है, लॉसेस को अगर आप पहली बात है एडमिट करते हैं, नहीं बात पहली बात तो ये, अगर आप एडमिट करते हैं सारे, तो फिर आपने देखना होता है यार इसकी कोई एस्टिमेशन करें, इसके कोई नुकसान। जिस तरह आप कहते हैं कि मेरी एक ब्रांच है, ये मुझे दिन को 20,000 रुपए देती है, और अगर ये बंद होगी तो मेरे 20,000 बंद हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि ये रोजाना 20,000 ही देगी, किसी दिन ये 25,000 देगी, किसी दिन 30,000, किसी दिन 10,000, लेकिन आप कॉन्वर्सेशन में 20,000 ही जजमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपने एक एवरेज निकाला होता है कि अगर एवरेज मीन कि अगर आपके पास महीने का आपको इनकम आ रही है तो उसकी एवरेज निकाल देंगे। अभी हमने इसी फॉर्मूला के साथ एक चीज को देखना चाहते हैं कि टर्नओवर को आप, वो जो बात है ना प्रॉफिट एंड लॉस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, सो दैट पीपल आर रियली react to it, they respond to it, they should take it very seriously। ठीक है, और मैं बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूँ उसके लिए। ये जो फ्रेमवर्क जिसमें बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट द इन्वेंटर ऑफ दिस फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क was originally developed by a gentleman, his name is Jack Fizzens, और 1970 में उसने ये फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया। तो उसने कहा कि यार एचआर को आप इमोशनल ना करें, एचआर मैनेजमेंट इज अ बिजनेस फ्रेमवर्क, और बिजनेस के अंदर आपकी कोई भी प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है, उसको आप ट्रेडिशनली डिफरेंट एंगल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताई साहब, आप यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना सस्टेन करना है, उसने देखना है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कितने हैं, मेरे पास प्रोफेसर्स कितने हैं, मेरे अगर मेरे डिग्री प्रोग्राम है, मैं इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट पे मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, कितने अरसे के प्रोग्राम में टाइम है, जो लोग वहां से कर के जा रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसी है, उनको कितने लोगों को जॉब मिलती है, उनका ग्रेड क्या आ रहा है, क्या कितने पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और जो लोग आपसे जा रहे हैं उनकी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की रेशो क्या है, क्या पीपल आर प्रेफर टू। ये एक बेसिक सी चीज है, और आप इसको उस पे ले जाएं, ऑयल एंड गैस पे ले जाएं, वहां पर भी देखते हैं कि नंबर ऑफ बैरल्स कितने प्रोड्यूस हुए, कितने टाइम में आए, कॉस्ट पर बैरल क्या है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, और जो लोग आपसे ऑयल ले रहे हैं क्या वो छोड़ के जा रहे हैं या रिपीट क्लाइंट्स हैं आपके पास। इसी की बेसिस पे आपका रिटर्न डिटरमिन होता है। इसको आप बैंक में ले जाएं, उसमें अप्लाई होता है। तो जैक फिजन सेड कि यार एचआर की जो परफॉर्मेंस है, दिस इज मेजरेबल इन ऑल द 5 डायमेंशन, और उसने टिपिकली हाईलाइट किया। आप इसको बेशक 10 कैटेगरी बनाएं, 20 करें, यू कैन डू द परफॉर्मेंस वैल्यूएशन ऑफ द एचआर और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ द एचआर। अगर आप एंगेजमेंट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे यार एंगेजमेंट कितने लोग एंगेज हैं, मेरे पर यूनिट मेरे एक एंगेजमेंट इंडेक्स 1% 2% इनहेंस करने की कॉस्ट क्या है। अगर मेरे पास एंगेजमेंट ऊपर करना है तो उसको कितना टाइम चाहिए, कितने परसेंटेज के लिए, लोगों के इसकी एंगेजमेंट का जो है ना वो पीपल आर आल्सो सेटिस्फाइड और नॉट, जिस तरह आपने बात की थी। ठीक है, और इसकी बेसिस के ऊपर अगर मेरी एंगेजमेंट इंप्रूव हुई है तो इससे भले भले आपकी नहीं होगी। यू शुड बी एबल टू रिलेट विद द ऑर्गेनाइजेशन रिटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन एक्सीडेंट रेट, ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंटीइज्म, किसी के किसी चीज के साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा। अगर रिलेट नहीं करे पड़ेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको एंगेजमेंट का बजट सिर्फ एंगेजमेंट इंडेक्स ऊपर होने की वजह से आपको पैसे कोई नहीं देगा। वो कहेंगे हमें रिजल्ट्स बताएं। अगर 5% एंगेजमेंट आपके ऊपर हुई है तो इट्स लीड्स टू व्हाट, नतीजा इसका क्या है। सो बेसिकली दिस इज द वैल्यू क्रिएशन फ्रेमवर्क। इसी को यूज करते हम थोड़ा सा उस पुरानी जो हमने डिस्कशन की थी उसको कहते हैं कि अपनी वी शुड रिलेट आवर वर्क। हमने इम्पैक्ट की बात की, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ साइट है, इसको आप अंडरस्टैंड करें कि ये है कि हम लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। अब अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा 10 लोग हायर किए तो आपने कहा जी दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर इसी को आप थोड़ा सा रिफाइन करना चाहें तो आप कहें आई हैव हायर्ड competency based people, competency based professionals who are now also demonstrating a better performance। तो
क्या ये जो नंबर 2 है ये पहले वाले से बेहतर है या नहीं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनिंग द इम्पैक्ट? यस और नो? मेहरान आप क्या कहते हैं, पहले वाले और दूसरे वाले में से बेहतर कौन सा है? जी मेहरान, गालिब साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहरान प्लीज गो अहेड। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं हो गया था? नहीं, वो मेरे नहीं, ख्याल मेहरान अपना माइक अनम्यूट कर रहे थे। गालिब साहब आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, माइक जी माइक गालिब भी साहब। अनम्यूट कर लीजिए गालिब साहब। जी कर दिया मैंने। ऑब्वियसली सॉरी, हाँ मेरा सिर्फ ये था एप्रीहेंशन कि मुझे देर, अभी मैंने ज्वाइन किया आपको, तो गिव मी फ्यू मिनट्स ताकि मैं आपके फ्लो के साथ चल सकूं। नो प्रॉब्लम, आई एम सॉरी फॉर ज्वाइनिंग यू लेट। नो वरी, नो वरी। तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब हम देख रहे हैं ना कि हम इम्पैक्ट की बात की, सबने जब हमने बात की तो आई थिंक 80% ऑफ अस सेड कि जी इम्पैक्ट इज इम्पोर्टेंट। अब हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि इम्पैक्ट कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप अपने आप को, ठीक है? तो जाहिद मिर्जा, डू यू वांट टू से समथिंग? मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग कॉम्पिटेंसी इज द वन क्राइटेरिया ऑफ हैविंग अ गुड ह्यूमन रिसोर्स, और उसके ऊपर अगर कोई परफॉर्मेंस शो कर रहा है तो वो उसकी एडेड आइसिंग है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज वी अल्टीमेटली लुक फॉर एनी एम्प्लॉई, बिल्कुल ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक शो करती है विच एड वैल्यू ultimately to the organization's performance and the organization's outlook, and of course ultimately organization's output itself. जी, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायर करना सफिशिएंट नहीं है, आप इस पर्पस के लिए हायर करते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करें, विच इज अ वैलिडेशन, ठीक है? अच्छा, इसी तीसरी की एक्सटेंशन है, इस तीसरी की एक्सटेंशन है, कहते हैं ना जिसमें जितना गोल्ड डाले, हम जरा गोल्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिकल गोल्ड है, कोई थ्योरेटिकल नहीं। तीसरा ये कहते हैं कि वो जो लोग जो आपने हायर किए हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हैं, दे आर हैविंग द गुड परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आल्सो, और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आपकी डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है। जिस डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होती है कि आपका प्रोसेस बेहतर हुआ है, आपके एरर रेट कम हुआ है, आपके एक्सीडेंट कम हुआ है, टीम एंगेजमेंट ज्यादा हुई, रिटेंशन ज्यादा हुई है या कम हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि तीसरा जो है वो दूसरे से बेहतर है? जी डेफिनेटली वो जब वो प्रोसेसेस इम्प्रूव करेंगे, उसकी एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगी, और देन दैट एम्प्लॉई विल ऐड वैल्यू फॉर एग्जांपल सेटिंग एज वेल, सो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस विल ग्रेट। अब हम उसको एक स्टेप ऊपर जाते हैं कि आपने कहा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उससे आपके डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है, और उस डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस की बात ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर आपकी रेवेन्यू एनहांसमेंट है या कॉस्ट मैनेजमेंट है या प्रोडक्टिविटी है, उस पे भी कोई विजिबल फर्क पड़ा है, पॉजिटिव नतीजा आया है। सो डू यू थिंक दैट इज अ बेटर एक्सटेंशन ऑफ द थ्री आल्सो? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली अल्टीमेटली अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के केपीआई सेट किए हुए हैं, तो दैट विल ब्रिंग वैल्यू। that should bring value, not always, याद रखिएगा, you have to monitor and you have to find, we cannot assume कि ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा तो दूसरे हो जाएगा, we have to, but if this is positive you would definitely take it as a bonus. अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, which is you're talking about the business performance is always in the form of the business indicators, जिस समय कहता हूँ कि मेरी जो ना प्रोडक्ट ज्यादा बन रही हैं या कॉस्ट कम हो रही है, तो उससे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, शेयर होल्डर वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर है, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक प्राइसेस हैं, या आपका ब्रांड इमेज ओवरऑल इंप्रूव हो रहा है, विच इज द 5th हाईएस्ट लेवल, ठीक देखें तो दे ऑल शो इम्पैक्ट, बट द लेवल ऑफ इम्पैक्ट इज डिफरेंट, लेवल 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है? तो इसको आप कह सकते हैं कि दीज आर द गियर्स दैट यू हैव टू शिफ्ट, क्योंकि शुरू में जो बात की थी ना कि इम्पैक्ट एक नतीजा होता है, और नतीजा हर लेवल का डिफरेंट होता है। जिस तरह अगर आप यूनिवर्सिटीज का एक नतीजा होता है कि कितने लोग पास हुए,
लेकिन फिर यूनिवर्सिटीज की अपनी एक रैंकिंग भी होती है, अपनी रैंकिंग होती है जो HEC के फ्रेमवर्क में होती है, और फिर ग्लोबल रैंकिंग भी होती है। तो यू वुड लाइक टू सी कि जो आपका इम्पैक्ट है वो किस लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो हमने इम्पैक्ट को थोड़ा सा और डिफाइन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट इज ऑलवेज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स कि एट व्हाट लेवल यू वांट टू लुक एट। अब ये जो पॉइंट है ना फाइनल, कि जब मैंने बात की थी कि व्हाट आई गिव यू एंड व्हाट आई यू गिव मी, कुछ लोग इससे, मैं नहीं कहता, दिस वर्ड से सम पीपल बिकम अनकंफर्टेबल, यार ये तो बड़ी ग्रीडी सी बात है, HR तो ऐसा नहीं होता। यार बात ये है, वी आर सिटिंग इन अ शिप व्हिच इज अ बिजनेस शिप, और बिजनेस का आपने ये कहा कि आपके पास 1 लाख रुपए होगा तो आप उस जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से रिटर्न आ रहे हैं। उन्होंने ये खुद कहा कि वी ऑल आर सेट। So how we can say we can talk about the just narratives and description while being part of the business? We have to wear the hat of the business, and we have to be genuine in what you do, what we do. We want to be sustainable. We want to contribute toward the community. We want to contribute toward the shareholder. We want to contribute toward the employees, toward the regulator, but in a graduated way, in a measurable way. ठीक है? So उस context में अगर आप graduated नहीं है, measurable नहीं है, तो कहते हैं ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। वो बुक का नाम है बियॉन्ड HR। इट्स रिटन बाय जॉन बॉर्डरू। जॉन बॉर्डरू इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आल्सो इन द कंसल्टेंट इन 500 फॉर्च्यून कंपनीज। वो ये कहते हैं कि अगर आपकी ये जो HR का बिजनेस प्लान होता है ना, जो हम लिखते हैं, क्योंकि मैं भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ प्रैक्टिशनर, तो वो अगर गुम हो जाए, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आपका और कंपेटिटर का प्लान मिलता जुलता है। दोनों में अल्फाज के अलावा कोई फर्क नहीं होता। All descriptions, all narratives. So, for example, हम कहते हैं कि this year in 2020, we would improve leadership. We would develop leaders. This is a statement. This is a narrative. इसके अंदर कोई objective setting नहीं है। ये ऐसा ही है कि अगर मैं आपको कहूँ कि गालिब साहब, मैं और आप मिलते हैं, ये कोई स्टेटमेंट नहीं। अगर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो मैं आपको कहूँ, गालिब साहब, मैं कल आपसे परसों 6 बजे नादिया रेस्टोरेंट में मैरियट कराची में मिलना चाहता हूँ। दिस इज अ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, जहां आपको भी समझ आएगी कि जाहिद क्या कहते हो। मैं अगर ये आपके क्वांटिफिकेशन के एलिमेंट नहीं है, दिस ऑल नैरेटिव, नोबडी ट्रस्ट द नैरेटिव। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल द लीडरशिप डेवलपमेंट, अब मैं आपको शो करूंगा द स्टैंडर्ड से यू शुड टॉक अबाउट द सक्सेशन रेडीनेस इंडेक्स। What percentage of the critical positions are you able to fill at the short notice? What amount of investment you are doing in the people development? But sufficient investment is not sufficient. We cannot satisfy the shareholder by sharing the number of the training hours that are happening. They want to see what are your critical positions, how many you can fill in the short notice, how many you can fill in 3 to 5 year time frame. And there are various other frameworks with the help of which you can measure. लेकिन आप खुद देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 तरीके होते हैं डॉक्टर आपसे बात करे। एक ये है कि आपको बाजू पकड़ के और आपको कहे कि जी हाँ आपको बुखार है, और दूसरा ये है अगर आप साथ थर्मोमीटर यूज करके आपको कहे आपको बुखार है। Which one would you prefer? Would you like a thermometer or using just the discretionary terms and the subjectivity? I'm sure you would like a thermometer, ताकि पता चल सके कि where do you stand and where do you want to go. So this was the framework. अब वो जो प्रीवियस हमने बात की थी कि हमने टर्नओवर को एक थर्मोमीटर से थर्मोस्टेट में कैसे लेके जा सकते हैं, एंड आई वुड लाइक टू फॉलो द लीड गिवन बाय द ताहिर साहब, कि जब भी आपको कोई छोड़ के जाता है ना तो आपको लॉसेस होते हैं। आपने उसको रीहायर करना है, आपने उसको रीट्रेन करना है। अगर वो छोड़ के जा रहा है उसको आपने कुछ पैसे भी देने, ऑल्दो कि वो उसकी अर्न मनी होगी, जो ग्रेजुटी है या पेंशन है। एंड देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एग्जांपल, आप बैंक में और आपके पास कुछ क्लाइंट्स एफिलिएटेड हैं, तो there are likely chances that some of the clients may also walk away. फिर ये अगर वो ना भी walk away करें, तो आप जब किसी को नए हायर करेंगे, even if the person is qualified, you have to make the person go through the organization culture, orientation. उस process में it will take couple of months to become fully productive, fully comfortable with the business. इन चीजों को quantify करने के लिए अब मैं आपको बड़ा short, I would call a very direct approach use कर रहा हूँ. It's not that simple. There are a lot of logics and lot of ifs and buts. ठीक है? But I'm just sharing with you an example कि अगर आप रीहायर कर रहे हैं और आपकी हायरिंग की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको 1.5 लाख रुपए में एक आदमी पड़ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने 25 लोग हायर करने हैं, तो समझें कि आपने 3.7 मिलियन लॉस कर दिया। अब अगर आप लोगों को ट्रेन करना है, अगर करना है, आई एम यूजिंग द वर्ड अगर, और एक बंदे की कॉस्ट है 180,000 और आप 25 लोग आपने साल में चले गए, तो आपके 4 मिलियन लॉसेज हो गए।
अगर आपने लोगों को जाते हुए ग्रेजुटी दी, पेंशन दी, ऑल्दो उनकी अपनी मनी थी, बट इट्स समथिंग दैट यू हैड टू पे फॉर इट, सो यू हैव टू इंक्लूड दैट कॉस्ट। फिर जो फोर्थ कॉस्ट है, दैट्स द something very significant, which is called unfilled vacancies cost. In unfilled vacancies cost, you would like to see that the people who have gone out of the organization, what is the benefit, what are the losses? Benefit तो एक सामने नजर आता है कि you don't have to pay the people, उनकी सैलरी आपके सरसे में बच रही है, that's the one benefit. But the losses are कि अगर if that position was generating revenue, so you calculate the average revenue per day and multiply with the number of the days that have been lost. अब इस केस में क्या है, फॉर एग्जांपल हमने जो assumption बनाई हुई है कि वो ये है कि आप unfilled vacancies cost is the revenues per employee multiplied by total number of the workplace positions remained vacant plus total cost of temporary workers, outsourcing, overtime due to the involuntary separations if it is there, minus salary and benefits per employee, number of the workdays jobs remain vacant. ठीक है? Kindly mute yourself. Can you kindly mute yourself? Okay, thank you. अच्छा, अब इसमें आप प्लस माइनस को देखें तो in this case the assumption is that average revenue per employee per organization, this organization was 100,000. It could be any, it could be 50,000, 10,000. And in this organization, there are 1125 lost working days. अब ये 1125 lost working days एक साल में कैसे हो गए? Because एक साल में तो होते ही 365 days हैं. तो अगर आप इसको 1125 divide by 25 करें, it tells you that basically on an average the time to hire in this organization per person is 45 days. तो अगर एक बंदे को हायर करने में on average 45 days लगते हैं, तो you have lost 1125 lost working days in a year. तो आप एवरेज रेवेन्यू को उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें. अगर आपके पास ओवर टाइम कॉस्ट है टू परफॉर्म द वर्क बाय द पीपल हु हैव लेफ्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसको आप एड अप करें और उस रेवेन्यू को, उस जो उनकी सैलरी आपको बच गई है उसको माइनस करें. तो यू हैव सेव इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑन एन एवरेज सैलरी पर डे पर पर्सन वाज 3000 एंड योर overall number of the lost working days 1125. So if you summarize everything, you'd come across a cost कि आपको ये जो लोग चले गए, they have cost you 109 million, 109.6. And the research says कि ये जो figure है, if you really calculate, it costs up to 18 months salary of an organization, depending upon the profile of the person. 12 से 18 महीने की सैलरी का लॉस होता है. अब पहली बात तो ये है कि हमने बाय करनी है कि यार क्या किसी बंदे के जाने से नुकसान होता है या नहीं होता. ये पहला क्वेश्चन है. अगर आप समझते हैं नुकसान नहीं होता तो फिर ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर आप समझते हैं नुकसान है तो फिर उसको आपने कुछ रीजनेबल अजम्पशन के साथ क्वांटिफाई करना है, क्योंकि क्वांटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, और अजम्पशंस आपने खुद सेट करनी होती हैं. रीजनेबल अजम्पशंस, रीजनेबल अजम्पशन के पीछे डिस्कशन हो सकती है, बट यू हैव टू अराइव एट ए कंसेंसस. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने एयरपोर्ट जाना है यहाँ से, तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ एयरपोर्ट जाने के लिए DHS से 1 घंटा लगता है. नाउ दिस 1 hour इज डिबेटेबल, बिकॉज हो सकता है रास्ते में ब्लॉकेड हो, मुझे 5 घंटे लगे, या रोड बिल्कुल खाली हो, मैं आधे घंटे में चला जाऊं. बट नो, दैट्स नॉट द केस. फाइनेंस में एक प्रिंसिपल होता है which is called, most of you would be familiar, ceteris paribus, assuming other things normal. So you have to take certain view and then do certain calculations and then summarize. अब इस केस में अगर आप समराइज करें तो आप ये कह रहे हैं हायरिंग में आपको लॉसेस हुए 3.7, ट्रेनिंग के लॉसेस हुए, फिर आपको सेपरेशन कॉस्ट में लॉसेस हुए, और अनफिल्ड वैकेंसीज कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो टोटल आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल इसमें 8% का आपका टर्नओवर था. आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर, बट अस्यूम देयर इज एन 8% टर्नओवर और आपके लॉसेस 127 मिलियन है. इस केस में ये आपको ये शो करता है कि आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ कॉस्ट ऑफ टर्नओवर 1%, कॉस्ट ऑफ टर्नओवर इज 15.9 मिलियन. 1%, अगर आपके 8% को नंबर ऑफ द पीपल के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको डिवाइड करें, तो इट कॉस्ट यू 5.1 मिलियन 1%. एंड देयर इज अ कॉस्ट पर डे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच इज 113,000. अब इस मैं थोड़ा सा डिबेट को कंप्लीट करूं, देन ओपन टू क्वेश्चन. इस assumption के साथ आप जाते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप अगर मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में 15 मिलियन लॉसेस हैं 1% के, तो मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, मैंने कोई इसमें एंगेजमेंट करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं कोई इसमें
ट्रेनिंग की एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मैं उसमें कोई और उसके साथ में कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो उसकी मैं ROI कैसे निकालूंगा? अब सपोज मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आई वुड लाइक टू देन कंक्लूड बाय शोइंग यू द स्टैंडर्ड्स आल्सो, अ ब्रीफ व्यू बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, कि मैं कहता हूँ कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई इंटरवेंशन करूँ, लुक आफ्टर करूँ एम्प्लॉय को, या कोई वेलफेयर स्कीम लेके आऊँ, और उसमें मेरे 10 मिलियन लग रहे हैं, और मैं कहता हूँ इस समय कम से कम ज्यादा नहीं तो 1% टर्नओवर इंप्रूव कर जाऊंगा या करना चाहता हूँ, तो मेरा 1% इस टर्नओवर के जो बेनिफिट है हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वो 15.9 बिलियन है, ठीक है, और हमारी कॉस्ट जो है उस इनिशिएटिव में 10 मिलियन है। तो इफ आई आस्क यू, कैन वी कैलकुलेट द ROI ऑफ इट और नॉट? Or is there anybody who can give some idea behind it? Yes, sir. We with your permission, sir. Sure, go ahead. We can calculate return on investment by dividing the estimated profit of 5.984 by initial investment of 10 million. So 5.9 by 10 would be our return on investment. So you want to say that इसको आप ये net benefit को calculate करेंगे, net benefit आपको कितना हो गया इसमें? 5.984 divided. Absolutely, 5.984 divided by 10. ठीक है? And since this is in percentage form, so how much would be the ROI? Can you do this calculation? It should be. आप अपने कैलकुलेटर को यूज करके everybody can do it. Yes. जी जी. It's, if I say this is around 10%, would that be okay? जी बोलें. Should be 59%. 59%. 5.984 Nearly divided by 10 multiplied by 100. Nearly 0.5 million. It's 59.54%. 59.54%. That correct? By 10. 59.54 आ रहा है. So anyway, दोबारा कैलकुलेट करें. 5.984 divided by 100. हाँ हो गया वो जरा 0.84. 59.84. 84, yeah, 59.84. अच्छा, अब ये 59.84 का क्या मतलब हुआ? सादे अल्फाज में. सादे अल्फाज में क्या है? हमने ये लफ्ज़ इक्वेशन यूज की थी कि what you give me and what I give you. When you go to your shareholders, you go to the CEO, you go to your CFO and ask that person कि आप मुझे इसके लिए पैसे दें. You would need money for engagement. So in return, if the CEO asks you or CFO asks, kindly mute yourself, that what you give to the organization, and if we use the language कि जी हमारी retention ज़्यादा होगी, engagement ज़्यादा होगी, which I in my terms I call भूल भुलैया, they won't buy it. They won't buy this thing, and that is the reason that HR is the last person to be accepted as a business case. Unless you have a CEO who is a really pro HR CEO, they won't ask you for that. But in most cases, the people are the CEOs are capitalists. They will know how to make money. So you have to use the same term, same language. ये ऐसा ही है कि मेरे से आप फ्रेंच में बात करें तो मैं आपसे फ्रेंच में बात करूंगा, आपको समझ आएगी. अगर आप मैं आपसे पश्तो बोलूंगा, आप फ्रेंच बोलेंगे, we won't understand each other. Same is the case. अगर आपसे CEO फाइनेंशियल टर्म में मांग रहे, आप पैसे फाइनेंशियल टर्म में मांग रहे हैं, CEO को आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ 10-12 कुछ दे दें, कहेंगे 10 मिलियन दे दें, 5 मिलियन दे दें, 20 मिलियन is the money. So they would also be legitimate in asking you the return on financial. So अगर आप इस बात से ना घबराएं कि आप सोशल सेक्टर में कहीं भी हैं, in whatever you do in the HR, there's a financial implication for it. ठीक है, there's a opportunity cost for it. आप उसकी quantification करें
and this required lot of rigor. इस rigor इतना ज़्यादा है कि इसको करने के लिए मैं अगर आपसे short term में बात करूं कि we started our discussion on the HR analytics or the data standard. है अभी तो ये US के अंदर law भी बन गया on 26th August. They have announced a regulation in the Security Exchange Commission that every listed company is going to have the HR disclosure framework. And we started this conversation in the ISO almost in 2011. And during that process, you know, there were only 11 countries right here in the beginning: Portugal, Norway, Australia, Switzerland, Pakistan, Italy, USA, Germany, France, Netherlands. But now we have a wider network because ISO is an association of 165 countries. So we've been able to develop now 13 standards which are publicly available. 21 are in progress. Not all of them are data standards. There are various standards. I'll let you know. Participating 26 countries are observers. And we were able to walk through the different standard body in the US, UK, Germany, France, Australia, Netherlands, Indonesia, Singapore, Ireland, many other places also. So by now we are able to develop almost 13 standards that I've shown you. Those standards are divided into the measurement standards, the process standards, and the vocabulary standards. And one of them is the data analytics standard. And this is the one here I would like to conclude. This is a standard which basically translates all the performance of the human resource functions into 11 areas, and every area is translated into a single numeric in the form of the metric. For example, you have the cost, you have the diversity, you have the leadership. You want to look at the leadership, you can measure it with the help of leadership trust index, because we all talk about this trust. But then what is the barometer? Like I told you, that if you talk about the temperature and you don't have thermometer, nobody's going to trust you. The span of control, the leadership development, and then you correlate these things with the succession readiness. You relate the things with the people's capability. And if you think that your people capabilities are improving, you need to demonstrate it in the form of the earning before interest, revenue, turnover, profit per employee, human capital ROI. Your regulators are interested in the health and safety of the people. You're also interested. You can measure with the help of the lost time injury, number of the occupational accidents, number of the people killed during the work, percentage of the employees who participate in the health and safety training. Similarly, you are concerned about the compliance and ethics. So you have a clear defined matrix, right? I don't want to go into the more detail because this can take any number of the hours. But the point which I want to bring home at the end of this discussion is that number one, that we have to be quantifiable, and we have to think now of using the standard. Why this is important? That today, if you talk about the finance people and accounts, and you ask them that, why do you do this double entry system? They would tell you that this is because of the international financial reporting standards. They use the word standards. The standard are used by IT, medical, engineers. But if you go to an HR professional, ask them, how do you manage this performance and why do you use this system? They would tell you this is being used by my organization, and there's no reference from where the organization is got. So we have to think of relating our work with something which is credible, which is consensus-based, which has been developed by the organization which are responsible for this. So with this, I would like to conclude. और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो बुरा ना मनाइएगा. It was completely neutral. मैं थोड़ा सा बात करने में emotional जरूर हो जाता हूँ, but I want all our people to be successful. HR people, they have a great potential to contribute. They can really act as a business ally. सिर्फ हमने business की language को समझना है. वो जो सेठ वाला लफ्ज़ है ना, इसको कोई बुराई नहीं है. हम सारे सेठ हैं. We all want to make money. We all want to be to grow. We all want to go to invest in something which has a good financial return. और उसमें कोई बुराई नहीं है. सिर्फ ये है कि हमने देखना है कि इस काम करने के तरीका है. कैसे करें कि अपने आप को अच्छे तरीके से सेल कर पाएं. We should be sellable. People should be able to buy us. Because अगर आप CEO के पास जा रहे हैं तो CEO की लैंग्वेज में बात करें. आज मैं जिसमें बात कर रहा था, today I talked to Japan. I was using the English because I cannot speak Japanese, but they had a translator to convert my language into their language. अगर वो translator ना होता तो my entire talk has been a garbage for them. So you have to think who is your stakeholders, किस आप क्या बात कर रहे हैं, और उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपकी बात पूरी समझ आएगी. वरना मुझे पता है, मैं पेशावर में रहा हूँ, और वहाँ पर जाके अगर आप उर्दू और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलेंगे तो यू आर एक्ट एज एन एलियन. तो
to make sure that session, I really enjoyed. I'm grateful to everyone who participated and contributed in that dialogue. Nothing else from my side. All the best. Thank you. I'm here to take any question that you wish. So सेठ साहब आपसे एक सवाल है. Thank you. You call me. You see, I'm a quick learner because you say everybody is a Seth, so I said, well, why don't I? So there was a joke. So आप ये आपकी deck जो है ये कहाँ से मिल सकती है? Very useful. I really appreciated your presentation. Is that deck available somehow? Yeah, I can provide you. Not an issue. I can provide you. Tahir Sahib, I'm sure he would give you. Yeah. Okay. आप मुझे WhatsApp कर दीजिए या email कर दीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा. No problem. Thank you. अच्छा. जी, any other question, please? गालिब साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. जी, मेरा सवाल था जाहिद साहब से कि ह्यूमन वैल्यू को ह्यूमन रिसोर्स कह लीजिए, ह्यूमन वैल्यू कह लीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, उसको आप कहाँ पे प्लेस करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर में? गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सर मैं इसको रिलेट करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. कि वैल्यू जब आप लफ्ज यूज करते हैं तो इट हैज टू आवाज आपकी कट रही है. ठीक है, मेरी आपको स्क्रीन नजर आ रही? नहीं, जाहिद मुबारक साहब बिल्कुल ऑफ द एयर. अब ठीक है, अब ठीक है, आ रही है जी. ये आवाज तो सही हो गई है मगर मैं जाहिद साहब को देख नहीं पा रहा हूँ. नहीं, उजाहिद साहब ने स्क्रीन शेयर कर दी है अपनी और वो डायग्राम दोबारा से. अच्छा. तो मेरा सवाल अपनी जगह पे है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है या ह्यूमन कैपिटल उसको आप कहाँ पे रखेंगे, और जो लोग के जरिया बनते हैं रेवेन्यू की फ्लक्चुएशन का बायस बनते हैं ड्यू टू क्या कहिए कि हायरार्की में जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं उसमें वो ह्यूमन फैक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं. तो उसके लिए क्या तजवीज़ आपके पास है? जी जाहिद साहब, आपकी आवाज जी मेरे पास बिल्कुल नहीं आ पा रही है उनकी जी. अभी आवाज. वो रीसेट कर रहे हैं मेरा ख्याल है. जी जाहिद मुबारक साहब दोबारा आ गए हैं. जी जाहिद साहब, आपसे सवाल है गालिब रिजवी साहब का वैल्यूज के बारे में. मेरी तरफ ना तो जाहिद साहब की तस्वीर आ रही है ना ही आवाज. जी वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं. मेरा ख्याल उन्होंने इंटरनेट चेंज किया अपना, कोई प्रॉब्लम हुई है. तो हम सब इंटैक्ट हैं और सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं. जी जी ही इज इन द प्रोसेस. जी जाहिद साहब. मेरा ख्याल है कि जाहिद साहब का इंटरनेट सेटल नहीं हो रहा. जाहिद साहब, मैं आपको व्हाट्सएप पे ले लूं? लगता है सवाल बहुत मुश्किल था. नहीं, जाहिद साहब के लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं है. let me take him on WhatsApp. जी. Just a joke. Light mode. जी. जाहिद साहब WhatsApp पे आ जाइए. But it is a tough question to answer, really. जी जाहिद साहब. जी जाहिद साहब.
जी सॉरी अभी बेहतर है? फर्स्ट क्लास। जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा गालिब साहब, जो स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क है ना, उसमें आप वैल्यूज को दो एंगल से देखते हैं। वन इज द वैल्यू जो दैट यू डिफाइन एज अ ह्यूमन वैल्यू, जिस तरह आप कहते हैं एथिक्स है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ठीक है, ये एक वैल्यूज है। तो सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और इजाफा करना चाहूंगा। मैं मुझे कंप्लीट कर लेने दें, इफ यू अलाउ मी, लेट मी कंप्लीट, तो फिर आप मुझे, ठीक है। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरी जो लफ्ज यूज होता है वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, विच इज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर वैल्यू ये है कि अगर आप में आज बिजनेस में 10 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि क्या वैल्यू ऐड करेंगे कि हमारे 10 मिलियन 15 मिलियन हो जाए। दैट इज इन दी फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर द टू कॉनोटेशंस ऑफ इट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स में ये दोनों चीजें कैप्चर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको पहली एस्पेक्ट से देखते हैं वैल्यू क्रिएशन से, तो स्टैंडर्ड्स में अगर आप देखते हैं कि पीपल आर एडहेरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, तो यू हैव देयर उनके जो एथिकल इंस्टेंसेस हैं या इश्यूज हैं, दोज आर अंडर रिड्यूस्ड, दे आर डिमिनिश्ड in terms of the code of conduct, in terms of their conduct, ethical conduct, they are better placed and there is a metric to measure it. That's the one aspect. दूसरा एस्पेक्ट जो आपका शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन का है, जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर आपकी वर्कफोर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, if they are delivering a better performance, your human capital management is in order, it translates into a better productivity translates into a business financial outcome that is transmitted, that is demonstrated in the form of the better bottom line indicators, revenue per employee, cost per employee, profit per employee, HR ROI. So इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं, and there are metrics to measure that thing. अब आप बताइए कि अगर मैंने कुछ चीज बात मिस आउट की है तो you can cover that. नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसमें जो सिर्फ मैंने कहिए कि जिंदगी की बेशतर जो वो है लम्हा, वो इसमें मनी मैटर्स की जो बिजनेस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके साथ गुजारा है। और मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आए सफर में जो कि बहुत डिटरमिन्ड वो थे कि रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ ज्यादा फोकस था उनका, और वो भूल गए ह्यूमन एस्पेक्ट को, कि जो टीम मार्केट में काम कर रही है वो किन मसाइल, हालात या चैलेंजेस को फेस कर रही है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैनेजमेंट, जब व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, कि उसका वो कितनी उनकी तरफ वो है माइल है कि उनकी कहिए कि मॉरल बूस्टिंग के लिए, जो कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बोल बचन के जरिए कर सकते हैं, फाइनेंशियल उनकी बेटरमेंट या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की तरफ करते हैं। तो इसमें यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई हैव सीन देयर हैज बीन नंबर ऑफ पीपल हु इन द रेफरेंस के वो रिजल्ट लेकर के आते हैं। उनकी टीम को मैंने अमूमन देखा है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड टीम रही है, अंडर डिप्रेशन रही है। तो कैसे हम एक उसी फंक्शन तो किसी ना किसी ने करना है, वो काम तो अदा करना है। अगर हम उसको जैसे HR के ऊपर डालते हैं, तो हाउ वुड HR take care of that aspect of the business? This is very critical. देखें इशू कहाँ पर आता है? इशू क्या होता है कि जब इसमें हम या का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि बिजनेस ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड। तो इस मॉडल में या का लफ्ज नहीं है, इट्स एंड, इट्स कोलैबोरेटिव। So on one hand, like in a leadership model, we have to have a concern for the business. We have to have a concern for the business because we are being paid. We also have to have concern for the people. So अगर हम ये assumption लें कि जी ये आदमी इंसानों के लिए अच्छा होगा तो बिजनेस के लिए बुरा होगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। हम ये तो we have to think of a middle ground. It's and it's not or. तो आप वाली बात मेट्रिक स्टैंडर्ड उसको कैसे कहता है कि अगर आप कहते हैं कि ये एक आदमी ROI बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी आपको आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल नहीं है,
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आती हैं, उनके एथिकल इश्यूज होते हैं, लीडरशिप के मॉरल लैप्सेस होते हैं। सो इसके अंदर एक एलिमेंट है स्टैंडर्ड्स में विच इज कॉल्ड ट्रस्ट इंडेक्स। आप खुद देखें कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का लीडरशिप एतमाद नहीं हो, कहते हैं कि लीडरशिप कहती कुछ और है करती कुछ और है, हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो लीडरशिप ट्रस्ट इंडेक्स आपको दिखाएगा। क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे नहीं जाना, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि सारे लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। यू वुड फाइंड द पीपल विद अ मिडिल ग्राउंड who have the concern for the business, who have concern for the people, as long as we are conscious of this thing कि हमने दोनों साइड को बैलेंस करना है। बिकॉज लोगों को आप मशीन की तरह नहीं चला सकते, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते क्योंकि हमने हाँ, तो we have to think of middle ground. तो I think I completely endorse with what you're saying, but we have to avoid thinking of or we have to think of वो जो typical leadership model that we have learned in the HR competency Black and Newton जैसे कि जी on one hand you have the concern for the people, on one hand you have concern for the business। तो अगर आप बिल्कुल people centric हो जाएं तो उसको वो मॉडल में कहते हैं country what you call country man, इस तरह कोई लफ्ज़ है। और अगर आप दूसरी तरफ machine oriented हो जाएं, that's also do not work। So the thing is we have to find something which is acceptable। और हम दुनिया में प्रैक्टिकली सक्सेसफुल तब होते हैं जब हम एक्सेप्टेबल होते हैं। अब इफ वी आर टिपिकली वर्क ओरिएंटेड वी आर नॉट वर्केबल। आपने कोविड में देख लिया है, एनवायरनमेंट जब तक इंसान किसी चीज को नहीं करता तो आगे चीज नहीं चलती। लेकिन इंसानों को भी काम चलाने के आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, ऑर्गेनाइजेशन के एक साल प्रॉफिट नहीं हो, तीसरे साल वो ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज ना आगे बढ़े, आपने दोनों चीजों को से दैट्स व्हाट इज रेस्ट यू नो इट बेटर बिकॉज़ आपने इतना एक्सपीरियंस है, आपने सब कुछ देखा हुआ है। You have a wider wisdom. I don't need not to talk much about it. माशाल्लाह, आप भी you are on the top of this topic. जी मैं एक क्वेश्चन करूं? I appreciate ताहिर साहब के selection. तो जाहिर साहब आप बेसिकली लीडरशिप ग्रिड की जो 9-9 होती है उसकी तरफ इशारा करें कि neither you should be 9-1 और 1-9, बेसिकली आप 9-9 होना चाहिए। That I think you are saying like this. जी Yeah, you agree with it? You agree? Yes, I agree. Okay, thank you. जीता है सब, go ahead. जाहिर साहब आप 2011 से हम देखते हैं आपको, आप इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं और हर साल 2 दफा आपको जाना होता है और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। 15 मार्च 2020 के बाद अब हम जनवरी 2021 में आ गए हैं। ये जो बीच का एक साल आया है जिसको हम कोविड से कोरिलेट करते हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स बन चुके थे 15 मार्च से पहले तक और आज हम बैठे हैं 28 जनवरी में, तो अब आपके जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं उसमें कोविड का क्या रोल आया है या आएगा या होगा या हुआ है, या आपके स्टैंडर्ड्स की जो कमिटीज हैं वो आप इसको कैसे देख रही हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज टोटली चेंज। आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, उस सेक्टर में डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं, बाज़ जगहों पे तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गए हैं। तो उसमें अब आपके स्टैंडर्ड्स कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या चेंजेस इसमें आ रही हैं? ये ज्यादा मतलब मैं इस पे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें। वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए जब भी जी गो अहेड। Sorry, I'm so sorry. मैं ताहिर साहब की ही बात को बढ़ा रहा हूँ आगे कि इसमें आप कैसे गालिबन ताहिर साहब आपकी मुराद है कि कैसे मस्बत रिजल्ट जो हैं वो इतने एडवांस हों कि आपका जो टाइम लॉस हुआ है आप उससे उसको रिकवर भी करें और आगे बढ़ें इस जर्नी में। Thank you for giving me this opportunity, Mubarak sahab. Go ahead. Thank you. Okay. तो जैसा ताहिर साहब आपने कहा ना कि आप जब स्टैंडर्ड बनाते हैं तो आप एक एंटिसिपेटेड फ्रेमवर्क कंसीडर करते हैं कि लाइकली चेंजेस क्या आनी है और उसके लिए आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हैं उस हिसाब से। बट यू कैन नॉट एंटिसिपेट द थिंग लाइक कोविड-19। ये दीज आर in the typical language these are called black swans। इनका किसी को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। लाइक जापान इतना एडवांस मुल्क है लेकिन एक सुनामी ने उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया एंड दैट एवरीथिंग वेंट फॉर 6 डिस्पाइट द थिंग दे आर मच एडवांस्ड। अच्छा, अब क्या है कि ये स्टैंडर्ड, पहली बात तो ये कि स्टैंडर्ड इज नॉट ए कास्ट इन स्टोन थिंग, इट्स ऑलवेज फ्लेक्सिबल।
चीजें थी बिल्कुल अनएंटिसिपेटेड थी, बट इमीडिएटली व्हाटएवर हैज वाज डेवलप्ड और व्हाटएवर बीन डेवलप्ड, द स्ट्रेटजी वाज डिस्कस्ड कि हाउ दिस कैन बी मेड मोर रिसेप्टिव टू दैट्स अब आपकी आवाज बंद होना शुरू हो गई, बिकॉज़ वी कैन नॉट थिंक ऑफ गेटिंग दैट. अब ठीक है. Sorry for that. So the thing is that whatever was being developed, so it's not that it's completely gone irrelevant. It is relevant, but where there's a need for modification. For example, आप पहले लोगों को हायर करते थे, क्या फर्क आया कि आप people are now have जाहिर साहब आपकी आवाज दोबारा से डिसकंटिन्यू हो गई है, बिल्कुल ब्लैंक. जब तक आप उसको रिवाइव करते हैं मैं इसमें 2-3 चीजों का एडिशन कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल हम अगर एकेडेमिया को लेते हैं तो ई लर्निंग, डिजिटलाइजेशन, टीच फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, ये आ गया है. अगर हम इंडस्ट्री में बात करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स आ गए हैं. फिर आपके अखराजात बहुत सारे कम हो गए हैं. फॉर एग्जांपल आपका फ्यूल का खर्चा बच गया है कि आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, आपको इवन ड्रेस चेंज नहीं करना पड़ता, घर में आप बड़े कैजुअल ड्रेस में रह के अपना काम कर सकते हैं. ये कुछ पॉजिटिव्स हैं उसके. लंच की कॉस्ट आपकी बच गई है और ये एक ह्यूज कॉस्ट होती है अगर आप महीने पे इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये तो कुछ बचत हो गई है. बट ऑन द अदर हैंड प्रोडक्टिविटी लॉस हुई है उन जगहों पे जहां आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत थी. बट ऑन द अदर हैंड आपके बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो इतना रैपिडली फ्लरिश हुए हैं, लाइक Amazon, लाइक कुरियर सर्विस, लाइक होम डिलीवरी सर्विस, लाइक डिजिटलाइजेशन. वो यूनिवर्सिटियां जो पिछले 10 साल से हम उनको कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह डिजिटलाइजेशन पे आ जाएं या अपने आप को डिजिटलाइज कर लें, अपने आप को ऑटोमेट कर लें, उनको बड़ी मुश्किल होती थी. अब उनकी मजबूरी बन गई है कि अब वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको जब हम आपकी उन स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव के साथ मैप करते हैं, मैच करते हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि अगले 1 साल में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस तरह इसको एड्रेस करेगी, या आपके जो कॉलीग्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, अल्टीमेटली आप लोग पिछले 1 साल से इसके ऊपर बात कर रहे होंगे. मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है. आप कहें तो इसके ऊपर हम एक अलग से सेशन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, इसका डिफरेंस जो है अब उसमें क्या तब्दीलियां आ सकती हैं. तो मेरा ख्याल है हमारी HR फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत चेंजेस आ गई हैं. अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमास शुरू हो गए हैं कुछ जगहों पे जहाँ पे लोगों को, जो लोग जॉबलेस हुए हैं, जिनको ले ऑफ किया है, उसको कैसे हैंडल करना है. और जहाँ फ्लरिश करना शुरू हुआ है बिजनेस, वहां पे लोगों के वारे न्यारे हो गए हैं, लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ऑनलाइन कर लिया है. ई कॉमर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, ई हेल्थ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है. तो उन चीजों को इन स्टैंडर्ड्स के साथ कैसे मैप करना है. जाहिद साहब आपने रिवाइव कर लिया दोबारा से? मेरा ख्याल है जाहिद साहब इस वक्त, जाहिद साहब मैं आपको व्हाट्सएप पे ले लूं अगर मुश्किल हो रही है आपको इंटरनेट से. मैं इस क्वेश्चन को आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ इसका आंसर, वरना मैं उनको खुद भी फोन करके कर सकता हूँ. 1 सेकंड दीजिएगा, मैंने जाहिद साहब को व्हाट्सएप पे लिया. जी जाहिद साहब आज आ गए. अच्छा जी सॉरी फॉर दिस. तो अच्छा ताहिर साहब, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है. मैं सॉरी इतना टाइम लग गया इसमें इशू, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ से शेयर करूंगा. देखें, पहली बात तो स्टैंडर्ड्स आर ओपन फॉर मॉडिफिकेशन, देयर इज नथिंग स्टैटिक अबाउट इट. जिस तरह स्टैंडर्ड बनते हैं तो उसके फौरन बाद देयर इज अ टाइमलाइन इन द under the normal circumstances there's a 3 years time frame after which they are open for review. But the thing like COVID-19 which was unanticipated, जिसका पहले कोई ख्वाब ख्याल में भी नहीं थे आए, so the standards are now open to incorporate the changes which are necessitated by the COVID-19. अच्छा, अब हमने ये भी देखना है कि COVID-19 की वजह से चीजें मॉडिफाई हुई हैं, इनवैलिड नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल आप पहले ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते थे,
आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वही हैं, मेथोडोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक। पहले आप कॉस्ट कॉन्शियस थे, अभी भी कॉस्ट कॉन्शियस है। आप क्वालिटी कॉन्शियस थे, अभी भी आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं। आपको वॉल्यूम चाहिए, ये सारी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिमेन चेंज, उनमें कोई चेंजेस नहीं, मेथोडोलॉजी चेंज हुई है। ठीक है, मेथोडोलॉजी में आपने अपने आप को उस हिसाब से इनकॉर्पोरेट करना है। फॉर एग्जांपल, पहले अगर आप किसी पैनलिस्ट को कहते थे कि यार आप इंटरव्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, द पीपल वर रिलक्टेंट कि यार ऑनलाइन भी कोई इंटरव्यू होता है। अब आजकल के दौर में पैनलिस्ट खुद ही कहते हैं कि यार हम यहीं से कर लेंगे, हमारे पास मत किसी को आने दें। ठीक है, दिस इज द ओनली माइंडसेट व्हिच इज चेंजिंग। तो इस हिसाब से ये है कि जो प्रोसेस प्रोसीजर्स हैं, the standard ISO standards particularly focus on the process and the procedures and the guide, they act as a guideline for it. उसके अंदर now the groups are actively working to incorporate some of the changes wherever required. I told you कि हर चीज के अंदर fundamental change नहीं हुई, processes के अंदर is something which has changed. For example, आपने resume को screening करनी है तो उसकी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं हुई, आपके पैरामीटर्स वही हैं। आप किसी कैंडिडेट को कैसे असेस करते हैं वो उसमें 1% भी चेंज है। सिर्फ ये है कि आप पहले फेस टू फेस करते थे, अभी आप तो देयर इज मोर रिलायंस ऑन दी टेक्नोलॉजी, देयर इज मोर रिलायंस ऑन द ह्यूमन जजमेंट। क्योंकि पहले जो एलिमेंट जो ना, व्हेन यू वर इन क्लोज कांटेक्ट विद द पीपल, यू आर कैन इजीली जज थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बट नाउ द थिंग्स आर इन अ डिस्टेंट मोड। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट committees are actively working to incorporate the changes, and I think over a period of time they'll be able to modify the things whatever has been developed. But having said, as I mentioned, that the things have not become invalid. चीजें वही हैं जिस तरह आप कहते हैं कि पहले एयर ट्रैवल था, तो एयर ट्रैवल तो अभी भी है, सिर्फ ये है कि अभी आप उसके दरमियान एक सीट खाली छोड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपने उनको प्रोटोकॉल को इनकॉर्पोरेट करना है। So yes, the things are changes are taking place, and I think over a period of time, this is an ongoing process because the changes are basically in two areas: the anticipated changes and the unanticipated. Unanticipated का किसी को कुछ नहीं पता होता, जिस तरह मैंने कहा जापान जैसे कंट्रीज में सुनामी आया तो disrupted everything. ठीक है, people could not think of this thing कि some such kind of thing could happen. But yes, this is a phenomenon ongoing, and I'm hopefully I think this thing would be captured. But फिर हमने ये भी देखना है कि स्टैंडर्ड हमें लॉक नहीं करता, या हमारे लिए गाइडलाइन होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऐसे ही होता है, ताहिर साहब आप यहाँ से इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे हो और आपने रास्ते में देखा कुछ चीज ब्लॉक है, तो आप डॉक्यूमेंट करके मुझे बताते हैं जाहिद इस रास्ते से ना जाना, ये रास्ता ब्लॉक है। आप मुझे लॉक नहीं कर सकते कि मैं इसी रास्ते से जाऊं। आई कैन यूज एनी मेथोडोलॉजी। सो स्टैंडर्ड डू नॉट force you to say methodology, they provide you certain guidelines based on the consensus. बाकी आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं, there are some of the MNCs who operate beyond standards. Standards welcome to go beyond. लेकिन कहते हैं कि आप जिस तरह आप कहते हैं कि ये bare minimum होना चाहिए और उसको अगर आप comply करें, उससे beyond आप जो कुछ भी करना चाहें तो you can always do that. थोड़ा सा अगर operations की बात कर लें, pre-COVID और post-COVID, जैसे salary structure हैं, जैसे bonuses और allowances हैं एम्प्लॉइज के, फिजिकल ट्रेनिंग होती थी पहले, अब वो नहीं हो रही हैं। अल्टीमेटली जो इंटरव्यू आप सामने बैठ के लेते थे वो ऑनलाइन इंटरव्यू उस लेवल का, या देयर इज अ डिफरेंस। मैं अच्छाई और बुराई की बात नहीं कर रहा या कमी बेशी की बात नहीं कर रहा, बट दोनों में फर्क है। अगर हम इसकी एचआर की ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लें तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं आपके ख्याल में? देखें, फंडामेंटल डिफरेंस तो जिस तरह है ना कि वो आपका फॉर एग्जांपल एचआर की इस ये तो जो काफी ब्रॉडर क्वेश्चन है, इट एवरीथिंग नीड्स इट नीड्स मोर टाइम। सो आप इसको ऐसे अगर कहें कि जी एम्प्लॉय लाइफ साइकिल है जिसमें आपके पास स्टार्टिंग से लेके हायरिंग तक सारी चीजें हैं, अब उनके अंदर फंडामेंटली चीजें चेंज हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हायरिंग के एंगल से बात करें तो पहले आप जब किसी को ऑफर करते थे हायरिंग के लिए तो एक सैलरी अभी भी इंपॉर्टेंट है, अब इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को हायरिंग के अंदर ब्रांडिंग में ये लिखते हैं कि वी आल्सो प्रोवाइड अ पार्ट टाइम वर्क, तो दिस इज एन एडेड एडवांटेज। आपकी एक ब्रांडिंग के अंदर एक दिस एज इमर्ज एज अ बेनिफिट, इट्स अ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट बट इट्स एन एडेड बेनिफिट। फिर अगर आप ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एज अ बेनिफिट आप बात करें कि योर कोविड टेस्टिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन विल टेक केयर ऑफ, नाउ दिस इज आल्सो बेनिफिट, प्रीवियसली देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ इट। सो वो जो आपके इश्यूज हैं, द ऑर्गेनाइजेशन हैव this organization which want to be successful, they have molded them all their employee life cycle activity according to the needs. और ये आजकल की needs हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले डे केयर सेंटर आप रखते थे वो एक लग्जरी होती थी, बट नाउ इट्स नॉट ए लग्जरी बिकॉज you need somebody for parenting the children. आज क्योंकि आप ऑफिस आएंगे, बच्चों के स्कूल बंद हैं, उनको कौन लोग रेफर करेगा?
So this is how some of the things which were previously considered peripheral, but now the organizations feel that this is something essentially required. और मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है, जिस तरह मैंने कहा we moved to this Zoom framework in 2018, और हमने अपनी वजह से Zoom इस वजह से गए थे कि हमें we could have a better outreach. We could have the student participant from any part of the world who Canada से USA से join करना चाहते हैं, certification classes could do it. We became more cost effective उन वजह से. तो point is कि उन्हीं चीज़ों को अगर आप इसको as an opportunity लेते हैं और इसको real sense में internalize करके use करते हैं, तो this can act as an optimizer, particularly for the HR people, for the HR profession. I would say this is I would not be saying a best time, but from the professional point of view, I would say the best time, because of the reason that CEOs, the business leaders, have for the first time felt कि उसके right side पे CFO के बजाय CHRO को होना चाहिए अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को चलानी है. लेकिन वही बात है कि वो CHRO को देखेगा जो CHRO मेरी लैंग्वेज भी बात कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि वही CHRO अगर उसको सिर्फ एंगेजमेंट के लिए पैसे मांगेगा तो वो तो देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो कहेगा जी मुझे क्या है मेरे लिए, और CHRO CFO की लैंग्वेज जब बात नहीं करेगा तो उसको वो दूर बिठाएगा. So this is what I felt. So we need, for us it's a great opportunity, और इस opportunity में आप देखें कि इस time frame में जो Amazon है, that has become I think not so far not the number one company, I'm not sure in the world. तो service sector की जिसकी कोई production नहीं है, कोई factory नहीं है, only the workers, the skill set is there. So there's a two-way. The companies are taking benefit out of it. The companies who are who are being replaced also in this process. क्योंकि अगर वो relevant नहीं है, अपने आप को उन्होंने mold नहीं किया, तो वो आगे नहीं जा सकती. अब मैं कल यहाँ से जब गुजर रहा था तो बड़ा इस्लामाबाद में एक बैनर लगा हुआ था कि आप घर के अंदर सर्विस करवाएं और 350 रुपीस चार्ज करेंगे. तो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग, जो पहले आपके पास नहीं थे. आप सर्विस स्टेशन पे जाके घंटा लगा के पैसे भी दे के, नाउ द पीपल आर रियलाइजिंग. तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो, देयर इज अ चैलेंज आल्सो. इट्स अप टू अस कि हम उसको चीज को कैसे लेते हैं. एक क्वेश्चन और है. Can I ask a question? जी नौरीन साहब, मैं आपको लेता हूँ आपसे जरा डिटेल में डिस्कशन करनी. एक हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, एक हम जेंडर बैलेंस की बात करते हैं. कोरोना में इन दोनों के ऊपर क्या फर्क आया है, क्योंकि फर्क तो आया है बहुत बड़ा. जी देखें, अब जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल फर्क आया ना, पहले हम लफ्ज यूज करते थे वर्क लाइफ बैलेंस, नाउ इट इज मूविंग इन फेवर ऑफ वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना, आप कह रहे हैं कि ये स्विच ऑन ऑफ कर देंगे वो या ये वाली बात नहीं है. अब ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कि अगर फीमेल है तो उसके पास बच्चा भी होना चाहिए. यू आर डूइंग ए पेरेंटिंग, दे डोंट माइंड. अब देयर इज अ टर्मिनोलॉजी जो कहते हैं कि जी आपका जूम बायस नहीं होना चाहिए. जूम बायस इज बिकम अ फॉर्मल टर्मिनोलॉजी. उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ताहिर साहब के बैक एंड के ऊपर अगर फॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है तो मैं समझूंगा कि ही इज अ कैजुअल वर्कर. नो, दैट्स नॉट द केस. Your background is not a reflective whether you're casual or performing. Your performance is an indicator. So you have to get over this mindset of work-life balance. You have to think of work-life integration. आपने काम भी करना है, अपने सारी चीजों को भी चलाना है, day and night भी करना है. So it's more of a ongoing phenomenon now because you cannot cut off yourself. क्योंकि अगर आप cut off कैसे हो सकते हैं? For example, मैं काम कर रहा हूँ और मैं ISO के साथ काम कर रहा हूँ. मेरे लिए 5 बजे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रात के 2 बजे हैं और लॉस वेगस में सुबह के 9 बजे हैं. So I cannot, if I want to be part of the global community, I cannot think of that 9 to 5 environment because the world is flat. So I have to be conscious. But ये जरूर है कि अगर मैंने किसी को कॉल करनी हो तो मुझे सोचना चाहिए कि यार ये कॉल मेरी लॉस वेगस में तो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं, मॉर्निंग में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले को एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि रात को 2 बज रहे होंगे. तो वी हैव टू बी सेंसिटिव, बट वी हैव टू स्टे एजाइल, नंबर 1. दूसरी बात, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. क्योंकि आई एम ऑल्सो member of the board of director of Center for Global Inclusion USA, and this is the only standard, the body in the world which has developed a global standard, got only directors all over the world. 95 experts have developed this standard. So वहाँ पर gender diversity, overall there are 25 dimensions of diversity, but gender diversity is becoming more predominant. So gender diversity, or I think they basically complement in a sense that आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस है, और वर्क लाइफ बैलेंस में आपके चूंकि इस organizations don't want to miss on the key talent that they have in the market because they don't have a work life integration. क्योंकि I've come across many people who have a lot of capabilities but they don't want to go to the organization which does not offer them the flexibility to operate in that way. आपसे
4 घंटे काम करने, अब आप देखें गिग वर्कर्स की टर्मिनोलॉजी आ गई। गिग वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट वर्कर्स, दे वर्क फ्रॉम होम, दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइमिंग, they're not concerned about the dress, they're not concerned about anything, they just wanted to produce you the units that you define कि आप मुझे ये काम करके दें। So in a way there's a greater boost on the diversity। अगर आप कल ही की स्टेटमेंट देखें जो बाइडेन की, तो उसने कहा कि we cannot be successful without the support of the women। At the same time I think in the UN context में देखें तो the SDG 5 it typically defines and focuses on the gender women empowerment। मुझे लास्ट टाइम मिले एक यहाँ पर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी मैं पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया, इन एवरी फोरम देयर वाज हार्डली अ सेशन विदाउट अ जेंडर डाइवर्सिटी। So this something is becoming more and more prominent because they have a wealth of talent, they have a wealth of skill set, and the organization want to should be using it not for their benefit but for their own benefit। अगर वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, उनको तो फायदा ही होना ही होना है। So that's what that's my take, but other can also have their opinion on this। Thank you very much। जी नौरीन साहिबा आप क्वेश्चन कीजिए। जी मेरे पास एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस भी नहीं बल्कि समझिए कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट और क्वेरी है। पहली बात तो ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसा आपने कहा इट्स वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अब इंटीग्रेटेड हो गया है और घर से काम करने में ये चीज़ें इस तरह से डिफरेंस आ रही हैं। बट एट द सेम टाइम लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ऐसी स्टडीज़ भी आ रही हैं और ये पता भी चल रहा है कि जो ये वर्किंग फ्रॉम होम है इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ आइसोलेशन। एक ऐसा है जैसे अपने अपने साइलोज में बैठे काम कर रहे हैं। सी द थिंग इज दैट इन माय ओपिनियन हम जो वो ह्यूमन टच है, नो डाउट इट्स द नीड ऑफ द टाइम और ये एक इमरजेंसी या एक जिसको कहना चाहिए टोटल नेचुरल कैटास्ट्रोफी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। बट देन व्हाट इट इज क्रिएटेड इज दैट जो ह्यूमन टू ह्यूमन टच था, वो जो लंच में आप बैठ के एक दूसरे से कभी बात कर लेते हैं, कभी को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ली या कुछ कर लिया। सो आई थिंक कि वो एस्पेक्ट जो है, सो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि फ्रॉम द एचआर पर्सपेक्टिव वो अगर वो चीज़ मिस होती है तो आई पर्सनली फील दैट इट डज इम्पैक्ट negatively impact on our motivation, which definitely negatively transfers into lack of performance also। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर बताइएगा। Can I ask my other question as well? If you allow me, मैं इस पे थोड़ा सा ब्रीफ अपने मेरे कमेंट मेरे समझिए कि आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी ऑन व्हाट यू से, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूं। मैं भी अपना एक इंटरेस्ट से पूछ रही थी। तो जिस तरह मैंने पहले गालिब साहब के जब उन्होंने अपना व्यू पॉइंट शेयर, मैंने कहा ये इशू तब आता है ना जब हम ये लफ्ज यूज करते हैं ना या कि वर्चुअल या फेस टू फेस, तो ये या को आप निकाल दें, यू थिंक ऑफ अ हाइब्रिड मॉडल। देखें इट इज अंडरस्टैंडेबल, मेरा भी बड़ा दिल करता है क्योंकि कंसल्टेंट को वैसे भी बोलने का शौक होता है, दे वांट पीपल इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो आपकी एक एपिटाइट होती है, या यू शुड गेट कनेक्टेड, यू शुड मीट पीपल, एंड आई एम द फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था। अब नाउ दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर, बट द थिंग इज नथिंग स्टॉप्स मी इन हैविंग अ चैट विद द पीपल। कहीं आपने खाने पे बुला रही है, कोई इंटरेक्शन कर दी, कोई गैदरिंग कर ली, बिकॉज यू नाउ कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रीवियस एनवायरनमेंट। आप किसी को बुलाना भी चाहेंगे ऑफिस में, पीपल वुड बी रिलक्टेंट। और ऑनेस्टली अभी तो है ये अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके अंदर पीपल प्रेफर, दे वांट टू work in an environment that they have the flexibility कि be, they want to say कि घर से ही हो, सिर्फ घर से भी हो। So you think of making some kind of hybrid arrangement जहाँ पर आप disconnect भी ना हो, connect भी ना हो, but because this is what is the imperative, आपकी और मेरी choice की बात नहीं है, now this is what a compulsion that we have to live with it। So उस environment में you think of some common ground जहाँ पर आप चीजें acceptable हो। बाकी जारी बात एक nice to have चीज होती है, but we can't afford because the world cannot permit, or maybe the organization cannot afford to do the thing they want to do. Every organization wants to have its people in front of their eyes, everyone aspiration, but that's not affordable now. That we have to think of changing ourselves, and we have to get accustomed to the thing that we may not like। second question। सही कह रहे जी, मैं इस पे थोड़ा सा सिर्फ एडिशनली कहना चाहूंगी। व्हाट आई मेंट वाज, आई एग्री, आपने जो कुछ कहा मेरे ध्यान में भी बिल्कुल था, बट व्हाट आई मेंट वाज कि इन द करंट सिनेरियो, जैसे आपने कहा कि थिंग्स आर इवॉल्विंग और स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व हो रहे हैं सारा वक्त, तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि इस तरह की सोच भी इवॉल्व होनी चाहिए कि नो डाउट घर से काम करेंगे, इट्स अ नीड एंड वी कैन ऑलवेज गो हाइब्रिड, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की वजह से एवरीबॉडी वुड वांट टू बी अ लिटिल ऑन द सेफर साइड। तो क्या हम इस तरह से सोच सकते हैं कि जो ऐसे एम्प्लॉयज जो अब घर बैठ के काम कर रहे हैं
उनको जेल करने के लिए, इट्स अ न्यू थॉट, ऑब्वियसली इट्स अ टोटली न्यू डायमेंशन टू लुक एट। तो ये मेरा सिर्फ मकसद सिर्फ ये था कि इस बात को हाईलाइट करें और इस तरह से भी सोचा जाए। माय अदर क्वेश्चन इज, गालिब साहब अभी बात कर रहे थे तो उससे थोड़ा सा रिलेट भी करेगा, और शायद ताहिर साहब की बात से भी। आपने माशाल्लाह जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं और आप अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, किए भी उसी पर्सपेक्टिव में हैं आपने। सो आई एम मेरे पास जो है वो मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फोर्टे कहना चाहिए, वन ऑफ माय वेरी इंटरेस्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन्स क्रॉस कल्चरल practices and cross cultural communication। तो मेरा question कल मैंने मीटिंग उनकी हुई है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी कि जब आपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए तो आपके ख्याल में कैन यू कमेंट ऑन दिस कि क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, आप माशाल्लाह यूएस से लेकर इधर तक काम कर रहे हैं, और अगर हम थोड़ा सा एडवर्टी हॉल की तरफ भी चले जाएं जो हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स की भी बात करता है और, तो क्या ऐसी कोई कंसिडरेशन आपके पास आई, और डू यू थिंक के अक्रॉस द वर्ल्ड आपको स्टैंडर्ड्स जो है वो जैसे आपने बना दिए वैसे ही एक्सेप्टेड थे और वैसे ही उन्होंने एफिशिएंटली काम किया, या कोई क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, आप जापान से लेके अगर आप अमेरिका तक जाएं, ये तो मानने की बात है कि कल्चरल डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा हैं। तो पहली बात ये सर, आप देखें कि आज हमारा ये एक सेशन है और ये मेकिंग यू अलर्ट कि यार ये कल्चर इज अ बिग वेरिएंट फैक्टर। तो इमेजिन करें कि 10 सालों में अगर आप ये डिबेट 16 कंट्रीज में लेके गए होंगे, तो अमाउंट ऑफ डिस्कशन दैट वुड हैव टेकन प्लेस ऑन दिस एस्पेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज culture is something that you cannot standardize. Culture is always variable. There are not only national culture, there are provincial cultures, there are professional cultures, there are industry cultures, or there are cultures within the cultures. अगर आप एक पंजाब के अंदर चले जाएं तो आपको 10 कल्चर मिलते हैं, ठीक है? So the standard defines how to measure the culture, but the culture is always variable. ठीक है? वही आपको measurement के ऊपर फोकस करते हैं कि आप इसको क्या पॉसिबल वेज एंड मीन्स हो सकते हैं। तो उस एंगल से बात कल्चर को आप स्टैंडर्डाइज कर ही नहीं सकते बिकॉज द थिंग्स आर ऑलवेज सो डिफरेंट। सो द इंस्ट्रूमेंटल की आप पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट देखें कि कल्चर इज इंपॉर्टेंट और नॉट, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कल्चर इंपॉर्टेंट है तो आप इसको व्हाट आर द पॉसिबल गाइडलाइन। अच्छा, पॉसिबल में ये होता है अगर आपको 10 चीजें हैं और आप समझती हैं 3 चीजें मुझे तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके लिए आपके कह रहे हैं कि यार हमारे कल्चर में एक एलिमेंट है फॉर ठीक है, तो आपको या कलेक्टिविज्म एप्लीकेबल होगी या इंडिविजुअलिज्म, ये एक एस्पेक्ट है कल्चर का। तो वो वेरिएबल आपके ऊपर है कि क्या इंपॉर्टेंट। नोबडी इज गोइंग टू डिक्टेट यू कि जापान में अगर कलेक्टिविज्म है तो आप अमेरिका में भी कलेक्टिविज्म होगा, वहां पर इंडिविजुअलिज्म होगा। तो दिस वेरिएशन इज ऑलवेज देयर, बट द स्टैंडर्ड डिफाइन कि आप देखें व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड हाउ डू यू मेजर। सेकेंडली, हम सारे कल्चर की बात तो करते हैं, बट वही बात है ना कि वी ऑल टॉक अबाउट द एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस, but how many of us compete on the employer of retention? हम एक्टिविटीज पे तो बेंचमार्किंग करते हैं आउटपुट का, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखें कि मैं अगर ये कहूँ कि बहुत अच्छी गाड़ी है और इसमें बहुत अच्छा पेट्रोल डलता है, तो वो तो कोई बेंचमार्क। हम ये देखें बहुत अच्छी गाड़ी है, कितनी माइलेज देती है। तो आपने इस एंगल से देखना, अगर कल्चर आपका अच्छा है, डज इट हैव एनी कोरिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन रिटेंशन आल्सो? लोग भी इसमें अच्छे लोग टेक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, ये तो नहीं कर आप करें कल्चर बहुत अच्छा है और परफॉर्मिंग लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि ये मुझे एग्जैक्ट फाइंडिंग्स बताई, मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करता हूँ शॉर्ट सी। कराची में एक सर्वे जो अवार्ड होते हैं उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 आई क्या कहते हैं बेस्ट प्लेस टू वर्क में जो होता है एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस। तो उसके मुझे चूंकि मेरी सारी CHRO के साथ एक पर्सनल गपशप भी होती है, तो उन्होंने कहा यार हमने एनालिसिस की, उनका मेथोडोलॉजी ये था कि वो जो सर्वे का कि दे यूज्ड टू गेट certain X number of email from the organization, let's 300 email। तो लोग फिर अपनी मर्जी से उन्होंने चूज करके उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा, आप बताएं, और फिर रैंकिंग की। और जब हमने फर्दर एनालिसिस की कि those people who are highly happy with the company, the company was not happy with them। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट होता है ना कि कंपनी ऑल्सो हैज टू सी कि यार लोग बहुत खुश हैं और कंपनी भी इनसे खुश है। अगर दोनों खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर कंपनी उनसे तंग है और वो ऑर्गेनाइजेशन पे खुश है और वो लोग जो परफॉर्म करें वो छोड़ के जा रहे हैं, तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप कल्चर पे फोकस कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप उसको रिटेंशन को भी देखें, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी देखें, उसकी ROI को भी देखें, उसकी कॉस्ट को भी देखें, देन इट इज जस्टिफाइबल। आई वर्कड इन द बैंक्स और मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी मेरी
जो बिजनेस केस की अप्रूवल होती नो नहीं होती थी, बिकॉज ऑफ द थिंग आई यूज्ड टू रिलेट एवरीथिंग विद द बॉटम लाइन इंडिकेटर्स। तो मुझे एक दफ़ा हेड ऑपरेशंस ने कहा यार ये जाहिद क्या बात है, हमारी मूव सैंक्शन जाती है ट्रैवलिंग के लिए तो वो बाजू का यस नो होता है, तुम जो कुछ लिखते हो वो कभी प्रेसिडेंट नो नहीं करता। मैंने कहा सर ये तो प्रेसिडेंट से पूछे वो क्यों नहीं नो नहीं करता, बिकॉज प्रेसिडेंट हैड ए क्लैरिटी के ही वुड मीन द बिजनेस एंड आई यूज्ड टू टेक इट वेरी सीरियस। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं कहता हूँ आई शुड हैव द वैल्यू एडिशन एंड द वैल्यू एडिशन नॉट जस्ट इन द लिप सर्विस, इट हैज टू बी टेंजिबल एंड आउटकम। ठीक है, जिस तरह ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूँगा ना ताहिर साहब मुझे 100 रुपये दें तो मैं आपको अगले साल कुछ पैसे वापस कर दूंगा, तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको मुझे 100 रुपये दें, अगले साल मैं 110 वापस करूंगा, तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि यार ये भी क्लियर है मुझे भी क्लैरिटी। तो वी हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी इन आवर कॉन्वर्सेशन, वी हैव टू एक्ट एज अ बिजनेस एलाय। और अगर कोई बात नहीं पैसों में आप बात नहीं कर सकते, कम से कम ये जो 4-5 मैंने लेयर्स आइडेंटिफाई की थी कि आप परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, और फाइनली आरओआई। आरओआई तो बहुत आहर की बात, अगर वो नहीं है तो एक स्टेप पीछे आए। जिस तरह ना मुझे हमारे इस्लाम में कहते हैं अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लगती है तो उसको रोकें हाथ से, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से बुरा कहें, अगर जुबान से नहीं कह सकते तो दिल से बुरा कहें। तो कम से कम हम किसी दर्जे पे रुकें, क्योंकि अगर हम किसी दर्जे पे नहीं है और सिर्फ वो बातें किए जा रहे हैं, वी वुड एंड अप नोवेयर। जी थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब। हमारा सेशन रूटीन से ज्यादा ऑलमोस्ट कोई 45 मिनट ऊपर चला गया, बट सेशन इज स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग, बट वी हैव टू स्टार्ट अनदर सेशन। हमें इसको अभी खत्म करना है। हमारी एक रस्म होती है या हमारी एक ऑनर होती है। हमारे चीफ पैटर्न गालिब रिजवी साहब हमारे साथ हैं। गालिब साहब आप 2 मिनट में जाहिद साहब की इस सारी एफर्ट को वोट ऑफ थैंक्स के साथ कंक्लूड कर दें ताकि हम सेशन को क्लोज कर दें। थैंक यू वेरी मच। माइक ऑन कर लीजिएगा, म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा। गालिब साहब अनम्यूट कर लीजिएगा आपका। सबसे अच्छा जो चीज मुझे लगी जाहिद साहब के बारे में वो ये है कि माशाल्लाह जिसको कहते हैं कि ऑन हैंड सारी फिगर्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारा एक्सपीरियंस, और आई हैव नो डाउट जाहिद साहब कि जब आप लेकर के अपना एयर टिकट, यूज्ड एयर टिकट जाते होंगे अपनी सीईओ के पास कि भाई मैंने ये किया है और ये इसका रिजल्ट है और आपकी ये इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर ये रिटर्न आ रहा है, तो यकीनन that must have been very impressive. I am very pleased to have you around and thanks for all the people who are presently online. वैसे पहली दफा ये मेरे ख्याल है मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और यकीनन ताहिर साहब के लिए भी होगा कि बहुत कम लोगों ने साइन ऑन किया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। बट एनीवे आई एम सो ग्लैड कि जाहिद साहब हमें मौका मिला आपको सुनने का एंड आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम लोग मिलेंगे एक बेहतर माहौल में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सो वेरी काइंड ऑफ यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हम सब की तरफ से if you allow me just final जी प्लीज just few words if you okay. I'm completely grateful to you once again, and particularly I feel much honored that the people like Ghalib Saab having their comments on what I said, and I really appreciate and respect those comments from the core of my heart. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much all the participants, Zahid Mirza Saab, Tawqir Saab, Noreen Saiba, लमन सिद्दीकी साहब, खालिद खान साहब, हिना रफीक, आफ्ताब मेमन साहब, मारिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। कीप इन टच और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर दूंगा। आप काइंडली मुझे अपनी प्रेजेंटेशन भी भेज दीजिएगा ताकि मैं सारे पार्टिसिपेंट से शेयर कर दूं। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं आप सब लोगों को भेज दूं। थैंक यू वेरी मच। जाहिद मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।